नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। आज बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, जहां करीब 80% वोटिंग हुई। मतलब यह हुआ कि लोगों ने घरों से निकलकर बम्पर वोटिंग की, जिससे बीजेपी और टीएमसी दोनों के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। और इसीलिए आज हम पहले चरण की बम्पर वोटिंग का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। आज पहले चरण के मतदान में हिंसा वाले कई सारे एपिसोड भी हुए हैं, जिनका प्रसारण भी आज हम खबरदार में करेंगे। इसके बाद हम बांग्लादेश की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाली पॉलिटिक्स का सचित्र विश्लेषण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में मतदान वाले दिन बांग्लादेश में मां काली मंदिर के अलावा मतुआ मंदिर में भी दर्शन किए, पूजा अर्चना की और मतुआ समुदाय को लुभाने के कई वादे भी उन्होंने किए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से उनकी शिकायत भी कर दी है। चुनावी खबरों के बीच आज की एक और बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर यह है कि हमारे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि उन्हें कोरोना हो चुका है और सचिन ने अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लिया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर आज बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में 73 लाख से ज्यादा वोटर्स को 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में शाम 6 बजे तक करीब 80% वोट पड़े। वैसे बंगाल में इतनी बम्पर वोटिंग पर किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बंगाल में भारी संख्या में वोटिंग करने का पिछला रिकॉर्ड रहा है। मतलब यह हुआ कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बंगाल ने 83% वोट डाले थे। वहीं आज असम में भी पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई। तो आज 12 जिलों की 47 सीटों पर असम में मतदान हुआ और 72% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 126 सीटों के लिए मतदान है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है आज। इसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हिरेंद्र नाथ गोस्वामी और असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। बंगाल चुनाव में पहले चरण का मतदान अपने पूरे रंग में हुआ, लेकिन जैसे पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, मतदान के दौरान हुड़दंग भी खूब हुआ। कहीं लात घूसे चले, कहीं पत्थर चले, कहीं पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली करने के भी खूब आरोप लगे, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के चक्कर भी लगाते रहे और एक दूसरे की शिकायतें करते रहे। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का बहुत पुराना इतिहास है और इस बार भी चुनाव उससे बिल्कुल अलग नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में जैसी आशंका थी, कुछ उसी तरह का नजारा देखने को मिला। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जुबानी जंग से लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। जगह जगह ऐसी झड़पें देखने को मिली। कहीं बात कम में निपट गई, कहीं थोड़ा ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की कार पर कांधी में हुआ हमला। इस वक्त हम लोग कांथी के शवाजपुर स्कूल के पास हैं, संबोधि स्कूल के पास हैं। यहाँ पर सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी है, जो भाजपा में कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किए हैं शुभेंदु अधिकारी के भाई। और उनका आरोप है कि जब वो यहाँ पहुँचे, उनको खबर मिली थी यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस हुई। जब वो अंदर थे तब बाहर में उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। वो चोटिल है, उसको अस्पताल भेजा गया है और गाड़ी में भी पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का आरोप है कि कार पर यह हमला टीएमसी के नेताओं ने करवाया और सिर्फ कार ही नहीं तोड़ी, बल्कि कार के ड्राइवर को भी पीटा। हालांकि हमले के वक्त सोमेंदु कार में नहीं था। 11 बजे यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान नमिता दास, उसके हस्बैंड राव गोविंदो दास के नेतृत्व में 10-12 लोग बूथ के अंदर घुस के मैं क्यों आया हूँ बूथ में, इसके लिए वो पूछने लगे, स्लोगन देने लगे। सीआरपीएफ पूरा एकदम चुप था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए, भीड़ एक जमा हुई, उनके साथ ही 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरे गाड़ी के साथ ऐसे
सालबोनी में एक वोटिंग बूथ के बाहर गरघेटा सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हो गया। पहले उन्हें धक्का दिया गया, फिर उनकी गाड़ी भी तोड़ दी गई। ये सब हुआ सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में। किसी ने उन्हें बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जैसे तैसे सुशांत घोष अपनी जान बचाकर भागे। राज्य शासक दल छाड़ा पोलिंग एजेंट नहीं बसते देওয়া হয়নি। আর বাকি বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না সময়ের অপেক্ষা। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर हमले करवाने के आरोप लगाने की होड़ मची थी, जिसके लिए वीडियो सबूत भी पेश किए जा रहे थे। टीएमसी के मंत्री शशि पंजा ने यह वीडियो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर दूर लाठी और धारदार हथियार लेकर बीजेपी कार्यकर्ता वोटर्स को डरा रहे हैं। बीजेपी पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, बीजेपी मतदाताओं को वोटिंग बूथ में घुसने नहीं दे रही। दूसरा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं। और तीसरा आरोप, टीएमसी को पड़ने वाले वोट वीवीपैट में बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। আমাকে কোনো ইয়েতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পোলিং বুথে আমার এজেন্ট দিকে বার করে দিয়েছে, দেখাশুন সব এজেন্ট দিয়ে বার করে দিয়েছে। ওখানে ইভিএম মেশিনের উপরে আমার যে ছবিটা এটা সিম্বলের ছবি সেখানটাতে কালি মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत अचानक से कम हो जाने के मुद्दे पर भी टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कई जगह बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर बूथ में हंगामा करने के भी आरोप लगाए और फिर बात बढ़ते बढ़ते चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। सबसे पहले टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय अपने दलबल के साथ कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई, जैसे कि बूथ पर पोलिंग एजेंट्स की नई पॉलिसी पर। কারণ যিনি প্রিজাইডিং অফিসার তার কাছে তো সমস্ত তথ্য বা কাগজপত্র নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে ফার্স্ট ফেজে যা হয়েছে সেকেন্ড ফেজ থেকে 8 ফেজ পর্যন্ত বুথের মধ্যেই অবস্থান করেন, বুথেই থাকেন, বুথের ভোটার তাকেই সেই বুথে এজেন্ট করার দাবি নিয়ে আমরা আজকে সাক্ষাৎ করেছি। टीएमसी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है और बीजेपी पीछे कैसे रह सकती थी। टीएमसी के पीछे पीछे बीजेपी के नेता भी अपने बंगाल इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में निर्वाचन दफ्तर पहुंच गए और टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाकर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे। टीएमसी ने पहले से मन बना के रखा था कि कंप्लेन ही करना है, इसलिए उन्हीं पूरी तैयारी रखा है। संगठन में प्रचार में कहीं नहीं दिखे उन लोगों ने। केवल सीएम अकेले घूम रही है और पांव दिखा करके वोट मांग रही है कि मेरे पैर टूट के मुझे वोट दीजिए। बाकी उनके कोई नेता कार्यकर्ता सब चुप बैठे हैं, मन से मरे हुए हैं और इसीलिए वो कंप्लेन करने की जो काम है वही निष्ठा के साथ कर रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी से लेकर हिंसा तक बंगाल चुनाव में कोई नई बात नहीं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अभी 7 फेज की पोलिंग बाकी है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को हराने में आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। पौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। गनीमत ये रही कि पहले चरण के मतदान में कोई बड़ी हिंसा की घटना नहीं हुई। कुछ घटनाओं को छोड़कर बाकी जगहों पर मतदान बेहद शांतिपूर्ण ही रहा। लेकिन अब इस बात पर बहस चल पड़ी है कि इतनी बम्पर वोटिंग का संदेश क्या है और इतनी भारी तादाद में वोटिंग से फायदा किसका होने वाला है। दरअसल आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत के तौर पर देखा जाता है। कई बार ये बात सही भी सिद्ध हुई है, लेकिन बंगाल के मामले में ये बात फिट नहीं बैठती। कैसे? देखिए, साल 1996 के विधानसभा चुनाव में भी करीब 83% तक वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम सत्ताधारी सीपीएम के पक्ष में रहा था। इसके बाद 2006 के विधानसभा चुनावों में भी करीब 82% वोटिंग हुई और उस बार भी फायदा सीपीएम को ही हुआ और दोबारा सीपीएम की ही सरकार बनी। लेकिन साल 2011 में जब बंगाल में करीब 84% वोटिंग हुई तो टीएमसी ने वाम मोर्चे की 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 2016 में फिर से 83% वोटिंग हुई, मगर इस बार सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी को ही इसका फायदा हुआ। मतलब यह हुआ कि बंगाल में ये बात सच सिद्ध नहीं होती। लेकिन इस बार के चुनाव हर बार से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी के खिलाफ मुख्य मुकाबले में इस बार बीजेपी है, जिसका 2016 के विधानसभा चुनावों तक
बंगाल में खुद के दम पर कोई खास जनाधार नहीं था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जमीन को बंगाल में काफी मजबूत किया था और लगातार इसकी धमक देखने को मिल रही है, जिसके दम पर बीजेपी अब की बार ममता सरकार को बंगाल की सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है और वो आज से ही दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियों में भी जुट चुकी हैं। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन बंगाल की सबसे हॉट सीट है वो है नंदीग्राम, यानी कि नंदीग्राम में वोट डाले जाएंगे 1 अप्रैल को। इस सीट से ममता और शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं, जिसका असर आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी हमें दिखाई दिया है। ये बंगाल में मतदान दिवस के रंग है, जिसमें हर उम्र के वोटर्स में गजब का उत्साह था। लोग पूरे दिन वोट करते रहे, चाहे आम हो या खास, सभी के चेहरे खिले हुए थे। सबसे पहले आपको जो कतार है वो दिखा देता हूं। महिलाओं की संख्या इस वक्त भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और जो लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई जब शुरू हुई थी, आपको याद होगा बंगाली अस्मिता से लड़ाई शुरू हुई थी। जो बंगाल के मनीषी हैं उनकी विरासत से जुड़ी हुई लड़ाई शुरू हुई थी। जब अमित शाह शुरू में आए तो उन्होंने जितने भी मनीषी है वहाँ गए, बोलपुर गए तो शांति निकेतन गए, इसके अलावा खुदीराम बोस के पास गए, मूर्ति को नमन किया। उत्साह सिर्फ वोटर्स में ही नहीं था, बीजेपी में भी था, क्योंकि जिन 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें से अधिकतर सीटें जंगल महल इलाके में आती हैं। बीजेपी को इस इलाके से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसी क्षेत्र में अधिकतर सीटें जीती थी। पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है। अब अगले चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा, जब नंदीग्राम सीट पर भी बंगाल की जनता अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कराएगी। नंदीग्राम सीट सबसे हॉट सीट है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी अगले 5 दिनों तक नंदीग्राम में कैंप करेंगी। ममता 28 मार्च को नंदीग्राम पहुंचेंगी, जहां उनकी कई रैलियां होनी हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी ने आज खड़गपुर में रैली करके पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर निशाना साधा है। अगर एक फिल्म स्टार एक रैली में आके हमारा रैली में एक बात किया तो आपने उसको भीषा तोड़ दी, भीषा कार्ड छीन लिया। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर आपने जाके वोट के लिए, वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है, क्या होता है? इसी बीच बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार कर रही हैं और टीएमसी में लौट आने की अपील कर रही हैं। ये बातचीत ममता बनर्जी और बीजेपी नेता प्रलय पॉल के बीच होने का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी नाउ नॉट ट्रस्टेड हर कॉलीग, शी लॉस्ट हर बैटल, she is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. There is no wrong within this. I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. अभी तो पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई है, लेकिन मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। असली फाइट तो अगले चरण में होगी, जब नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी मैदान में होंगे। पहले दौर से ज्यादा दूसरे दौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है। ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। तो पहले चरण का मतदान छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच पूरा हो गया है।
बंगाल के वोटर्स ने भारी संख्या में वोटिंग भी की है, लेकिन सबकी निगाहें अब अगले चरण के चुनाव पर हैं, जहां दोनों ही पार्टियों का फोकस भी है। अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। पहले चरण के मतदान के बाद दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप भी लगा रही हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब से थोड़ी ही देर पहले हमने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से पहले चरण के चुनाव के बाद बातचीत की। पहला फेज निपट गया, 80% तक मतदान हुआ है। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के लिए से? एक तो बंगाल में मतदान हमेशा ज्यादा ही होता है, 80 के ऊपर ही होता है। मुझे भी उम्मीद थी, मैंने बोला था 80 के ऊपर ही होगा। मैंने भी आज फर्स्ट फेज में खुद पोलिंग की, मेरा वोटर लिस्ट में नाम झाड़ग्राम नायग्राम में था और बहुत अच्छा वातावरण में वोटिंग हुई है। जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से टेंशन क्रिएट करने के लिए प्रयास हो रहा था, बम बंदूक की आवाज, हमारे 3 कार्यकर्ताओं के पिछले 4 दिनों में खून हुए हैं, ये सारे मिला करके समाज को और लोगों को प्रभावित करने का जो प्रयास हुआ था वो बेकार गया, नहीं हो पाया। लेकिन दिलीप जी, पहले फेज में ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया कि आप तो बांग्लादेश जाकर भी मतुआ समुदाय को प्रभावित करते हैं, वहां पर भी वोट की अपील करते हैं और ये सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका कहीं उल्टा असर आप पे ना पड़ जाए? देखिए, विदेश यात्रा में भी चुनाव संहिता का उल्लंघन होता है तो पहली बार सुनने के लिए मिला है। मैं पूछता हूं कि आप पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने बांग्लादेश से जो सेलिब्रिटी है सिनेमा के, उनको लाके यहाँ प्रचार किया था। ये तो इतिहास में पहले कोई सोचा भी नहीं, संविधान कानून भी नहीं कि विदेशी कोई फिल्म स्टार को लगे यहाँ कोई करेगा, उसके लिए कानून बनाया जाए। और बाकी वहाँ की जो जय बांग्ला स्लोगन है, बांग्लादेश का आज़ादी का स्लोगन है, उसको लेके लोगों ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये उनके ऑफिशियल स्लोगन है। वहाँ के लोग नाराज है कि हमारे स्लोगन को यूज किया जा रहा है यहाँ। मां माटी मानुष की बात कर रहे हैं आप? जी, लेकिन वो मां माटी मानुष अब ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने जोर शोर से उठाया बंगाल में। मां माटी मानुष नहीं है, जय बांग्ला स्लोगन जो टीएमसी देती है ना, बांग्लादेश का आजादी का जो संग्राम रहा उस समय उन्होंने यूज किया, देश आजाद हुआ और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके ऑफिशियल स्लोगन बोला, उसको चुरा के यहाँ ला रहे हैं। आपका एक बयान बहुत विवादों में रहा। कहीं आपको उसका नुकसान, बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ममता बनर्जी को टीएमसी ने माँ, बंगाल की माँ और बंगाल की बेटी कह दिया। आपने कह दिया था कि बरमूडा पहन लें। क्यों कहा था ऐसा? नहीं, देखिए, ये जो कहने का मतलब है, किसी शब्दों को लेके किसी का विरोध हो सकता है, असहमति बिल्कुल हो सकता है, मुझे उसमें कोई नहीं है। लेकिन मैंने जिस विषय को उठाया था, हमारे मुख्यमंत्री आइकन होते हैं जिन्होंने रोज सुबह शाम बंगाली कल्चर की बात करते हैं और हमको बंगाल को नहीं समझते हैं, विजेबल ऐसे बोलते हैं। उन्होंने साड़ी पहनी हुई हमारी महिलाओं को देखने से मन में एक भाव आता है, सम्मान आता है मन में। तो उन्होंने उनका टूटा हुआ पैर पर वो वोट मांग रहे थे। कोई बात नहीं, मांग सकते हैं उनकी जो। आपको लगता है कि आपने बरमूडा शब्द का इस्तेमाल गलत कर दिया था, नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने किया है, पाँव दिखा करके सबके सामने उठा करके, ये हमारी शालीनता का बाहर है, ये मैंने कहा। ठीक है, मेरी शब्द प्रयोग में गलती हो सकती है, किसी को ऐतराज हो सकते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन इसका मैंने प्रतिवाद किया। मुख्यमंत्री को शुभा नहीं देता ये मैंने। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए दिलीप जी। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बंगाल चुनाव के बीच में हुआ, जिसका राजनीतिक मतलब और इसके राजनीतिक मायने अब निकाले जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रसिद्ध जशोश्रेश्वरी काली मंदिर और ओरकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। ओराकांडी में ही मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हरीश चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था, लेकिन यह धार्मिक यात्रा विवाद में पड़ गई। प्रधानमंत्री पर आरोप लगने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय को रिझाने और प्रभावित करने के लिए ओरकांडी का दौरा किया। खड़गपुर की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी भड़क गईं और उन्होंने कहा कि जब बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समुदाय विशेष के वोट पाने के लिए बांग्लादेश गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी।
संयोग देखिए, इधर बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, उधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय के मंदिर में शीश नवा रहे थे। ओराकांडी में मतुआ समुदाय का मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में पुरोहित थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी अपार श्रद्धा थी और कैमरा था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम बाहर आए तो मतुआ समुदाय के लोग वहां पहले से मौजूद थे, पीएम का इंतजार कर रहे थे। पीएम का करीब 33 मिनट तक का संबोधन हुआ। शुरुआत हरि बोल के उद्घोष से हुई। हरि बोल, जय हरि बोल। ओराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर का जन्म हुआ था। हरिचांद ठाकुर ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा वो कई सालों से इस पवित्र स्थल पर आना चाहते। इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय का जिक्र किया। मतुआ समुदाय की गुरु मां से मुलाकात की चर्चा की। ठाकुरगंज से ठाकुरबाड़ी तक के श्रद्धा के तार जोड़े। ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुरबाड़ी तक। प्रधानमंत्री ये भी बताना नहीं भूले कि मतुआ समुदाय के पूज्य हरिचांद ठाकुर के वंशज शांतनु ठाकुर उनके सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री का पूरा जोर मतुआ समुदाय पर था। मुझे लगातार श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियों, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुरबाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। पीएम ने ऐलान किया कि भारत सरकार ओराकांडी में कन्या विद्यालय को और आधुनिक बनाएगी। ये कदम हरिचांद ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए होगा। ओराकांडी में शिक्षा के अभियान से अब भारत के लोग भी जुड़ेंगे। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कहीं एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश तो नहीं है? क्या मतुआ समुदाय के भगवान हरिचांद ठाकुर के जन्म स्थल पर जाकर दर्शन करना पीएम की आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा थी या फिर खाटी चुनावी यात्रा? सवाल ममता बनर्जी ने उठाए। आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक खास समुदाय के वोट को प्रभावित करने की कोशिश हुई। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? क्या होता है? अपनी बांग्लाয় ভোট চলাকালীন আপনি বাংলাদেশে একটা শ্রেণীর মানুষকে মিথ্যে কথা বলবার জন্য ভোট চাইতে যান। ममता बनर्जी ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने का फैसला लिया है। ममता बोल रही है ये चुनावी पैंतरा है, चुनावी मार्केटिंग है। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है? আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। দিস ইজ এ রাইট কমপ্লেন। ওয়ান ক্যানট প্লে এ ইলেকশন রোল অ্যাবাউট দ্য আদার কান্ট্রি। এ ফরেন কান্ট্রি ক্যানট প্লে দ্য ইন্টারনাল गेम्स ऑफ ए कंट्री ऑफ ए स्टेट। दरअसल मतुआ समुदाय की राजनीतिक पकड़ 40 से 50 सीटों पर है। वहीं नदिया और उत्तर दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर उनके वोट निर्णायक हैं।
ये ऐसी ताकत है जिसके दम पर यह समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुका है। अब हर कोई मतुआ समुदाय के नजदीक रहना चाहता है। मतुआ समुदाय की असर वाली विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल, 17 अप्रैल और 22 अप्रैल को मतदान होना है। जाहिर है प्रधानमंत्री के इस दौरे से चुनावी फायदे को बटोरने की कोशिश होगी। मतुआ समुदाय के लिए सीएए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मतुआ समुदाय जो भारत में रहता है वो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो वहां पर जाकर बस गए। उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे तमाम पहचान पत्र तो मौजूद हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं है। सीए लागू होने के बाद उनकी नागरिकता पुख्ता हो जाएगी, इस बात की उन्हें पूरी उम्मीद है। इसी वजह से बीजेपी को लेकर माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नागरिकता के मुद्दे पर इस समुदाय को लुभाने की कर रही है पुरजोर कोशिश। बीजेपी ने सीए का वादा करके लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन जुटाया, लेकिन अब सीए कानून को लागू करने में देरी होने से मतुआ समाज की नाराजगी बढ़ रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र करके भरोसा जीतने की कोशिश की है, लेकिन टीएमसी सियासी खेल समझ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ममता सतर्क हैं और बीजेपी के नागरिकता संशोधन अधिनियम को धोखा बताने में लगी। ममता ने कहा, मतुआ समुदाय को सीए की जरूरत ही नहीं है, वो देश के किसी भी दूसरे समुदाय की तरह ही भारत के नागरिक हैं। ममता समझा रही हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ चुनावी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय का बीजेपी की तरफ राजनीतिक झुकाव दिखा था, जिसका असर चुनावी परिणामों में भी दिखाई दिया। बीजेपी 18 सीट जीतने में सफल रही थी। अब विधानसभा चुनाव में टीएमसी भी मतुआ समुदाय को रिझाने में अपना पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ कई सारे महत्वपूर्ण समझौते भी किए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन की डोजेस दी। साथ ही रेल और सड़क मार्ग समेत परमाणु संयंत्र की स्थापना में भी पूरी मदद का बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया। उधर बांग्लादेश ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत उनका सबसे अच्छा पड़ोसी है और भारत से संबंध खराब करने की कीमत पर चीन से रिश्ते बनाने का बांग्लादेश का कोई भी इरादा नहीं है। जिस मिट्टी में बांग्लादेश के नायक शेख मुजीबुर रहमान दफन है, उस मिट्टी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देकर दो मुल्कों के रिश्तों को मजबूती देने की एक कोशिश की है। बांग्लादेश भारत के लिए कूटनीतिक नजरिए से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में यह भाव हर कदम पर दोनों तरफ से दिखा। दोनों प्रधानमंत्री जब बातचीत की मेज पर पहुंचे तो गर्मजोशी साफ महसूस की गई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी को तोहफे में सोने का सिक्का दिया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर जारी किया गया चांदी का सिक्का भी पीएम मोदी को गिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सौंपी। यही नहीं, कोरोना की इस लड़ाई में पीएम मोदी ने 109 एम्बुलेंस की चाबी भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को दी। ভারতের সরকার সব সময় সুখে দুঃখে বাংলাদেশের পাশে আছে এবং এবারেও আমাদেরকে 109টা অ্যাম্বুলেন্স উপহার দিচ্ছে। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তার সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। भारत और बांग्लादेश कई अहम समझौतों तक भी पहुंचे हैं। तय किया गया है कि भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में अपना योगदान बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच संपर्क का विस्तार और नए साधनों को जोड़ा जाएगा। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर अब पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी। इसके अलावा सीमा पर 3 और बॉर्डर हाट खोले जाएंगे। सरकार का मकसद है कि दोनों देशों की सीमा पर बसी हुई आबादी में व्यापार बढ़े, सामाजिक एकरूपता दिखे। भारत और बांग्लादेश का इतिहास एक है, भाषा एक है, पानी एक है,
लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले एक दशक में चीन की बांग्लादेश में दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। जाहिर है भारत बांग्लादेश में चीन की दखल बढ़ने देने को तैयार नहीं। ऐसे में दोनों देश तनाव के तमाम मुद्दों को सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा से साफ नजर आता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत है और जो इन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ढाका में गीता मोहन, आज तक। हमारे देश में आज एक अजीब घटना हुई। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच पंजाब के मलोट शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बीजेपी के विधायक अरुण नारंग को किसानों ने पहले तो पीटा और फिर कपड़े फाड़ते हुए उनके मुंह पर कालिक पोत दी। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें भीड़ से निकाला और बचाया। सड़क पर हंगामा मचा, जिसके कपड़े फाड़े गए, जिन पर कालिक पोत दी गई, जिनके साथ हाथापाई की गई, वो अबोहर के बीजेपी विधायक अरुण नारंग। विधायक के साथ समर्थकों की भी धुनाई की गई और जो ये सब कर रहे हैं वो खुद को आंदोलनकारी किसान कहते हैं। विधायक अरुण नारंग के साथ आंदोलनकारी किसानों ने जमकर बदसलूकी की, एमएलए को पीटा, कपड़े फाड़े। किसी तरह विधायक और समर्थकों को एक दुकान में बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद थी, नहीं तो विरोध के नाम पर क्या होता कहना मुश्किल। बेकाबू हालात का अंदाजा लगाइए। पुलिस को विधायक को बचाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नेताओं को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला तब भड़का जब बीजेपी नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि किसानों को जब उनके पहुंचने की भनक लगी तो वो एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।